चलो भाई शुरू करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैं बेसिक यूनिट्स की डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ की। तो यूनिट ऑफ लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है। मतलब जो यूनिट आप यहाँ जानते हो वही अमेरिका में भी फॉलो होगी और वही बाकी देशों में फॉलो होगी। तो जो मीटर है वो एसआई यूनिट है किसकी, लेंथ की। तो ये किस बेसिस पे इन्होंने इसको एसआई यूनिट बोला। तो पहले स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था मीटर सिंबल m is SI unit of length, it is defined by a fixed numerical value in a vacuum of light of speed। तो इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। तो होता क्या है, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर एक्यूरेट बोला जाए तो कितनी होती है, 299792458। अब लाइट जो है इतना कितने सेकंड में चल रही है, 1 सेकंड में। इसका जो एक हिस्सा होगा, इस टोटल अमाउंट का जो एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा 1 मीटर। वो क्या कहलाएगा, 1 मीटर। तो लाइट जो होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलती है और उसका जो एक हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे 1 मीटर कहलाता है। तो आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में भाई, अब बात करते हैं किलोग्राम के बारे में। तो जो यूनिट ऑफ मास होती है उसे हम क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास को क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। तो ये इन्होंने बताई है कि जो किलोग्राम है उसकी एक फिक्स वैल्यू है जो किसके अकॉर्डिंग है, एक प्लैंक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी प्लैंक कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, तो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रिक्वेंसी के। अब जो एनर्जी होती है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ तो एक कांस्टेंट आता है, उसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। और ये आगे फ्रीक्वेंसी, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये तो चलो आसान चीज़ होगी। अब हम समझते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक वेव है, ठीक है, ये वेव बना दी मैंने। तो ये वेव की क्या हो गई, लेंथ। ये वेव की क्या हो गई, लेंथ, वेव लेंथ हो गई। तो आपको समझ में आ गया वेव लेंथ क्या हो गई। अब यहाँ पे जो ये वेव, कितनी वेव बन रही है 1 सेकंड में, वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सेकंड में इतनी वेव्स बन रही, तो कितनी वेव बनी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे वेव्स बनी ज़्यादा 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से वेव लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम, तो वेव लेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये समझ में आ गया वेव लेंथ जो होती है वो क्या होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम आते हैं वापस किस पे, प्लैंक कांस्टेंट पे। तो प्लैंक कांस्टेंट पे क्या कह रहा है, प्लैंक कांस्टेंट पे कह रहा है कि भाई अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेव की लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेव की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है किसके, एनर्जी के, ठीक है। तो आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो मान लो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई 10 और एनर्जी बढ़ी 100 जूल। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा दी मतलब 11, तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी। तो 1 यूनिट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी कितनी बढ़ती है, 1 यूनिट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी कितनी बढ़ती है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, 1 यूनिट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी कितनी बढ़ती है वो कहलाता है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 6.62607015 इंटू 10⁻34। समझ में आ गई बात। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिट ऑफ किलोग्राम। तो किलोग्राम जो है उसकी वैल्यू कहाँ से ली गई, उसकी वैल्यू लगी यहाँ से। पहले इसको एक किलोग्राम को पहले एक स्टैचू था उसके अकॉर्डिंग बोला जाता था कि ये मेटल का स्ट्रक्चर है या मेटल का कोई बॉडी है वो 1 किलोग्राम है। पर वो क्या था भाई, एक बॉडी मेटल की वो अपना वेट लूज़ कर सकती है, अपने से पार्टिकल लूज़ कर सकती है टाइम के साथ। तो वो क्या नहीं थी, कांस्टेंट नहीं थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, कांस्टेंट से। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि जो पुरानी वैल्यू थी उसको चेंज करके कांस्टेंट क्यों दे दिया गया, तो उसका कारण ये था क्योंकि पुरानी जो वैल्यू थी वो चेंज हो सकती थी टाइम के साथ, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट दे दिया जो चेंज ना हो। अब आता है यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है।
तो भाई अभी हमने एक वर्ड समझा था कि एक वेव जो है 1 सेकंड में कितनी वेव्स कितनी फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमने क्या समझी थी कि एक जो वेव्स हैं वो कितनी बन रही हैं 1 सेकंड में, वो क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, और उसकी वजह से वेवलेंथ क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो सीजियम होता है, ठीक है, 133 एटम, ये 1 सेकंड में जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 91, 92, 63, 1770, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे कहलाएगा 1 सेकंड, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा 1 सेकंड। तो ये इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इसकी फ्रिक्वेंसी है सीजियम की, ठीक है, उसकी एक यूनिट को, ठीक है, उसकी एक यूनिट को, उसके एक हिस्से को 1 सेकंड कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे किसके बारे में, सेकंड के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर। तो इन्होंने कहा एम्पियर क्या होगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो 1 सेकंड में, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, एम्पियर। और वो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19। तो 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड। अब आता है यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, दैट इज़ केल्विन। तो केल्विन की वैल्यू क्या बोली गई, केल्विन की वैल्यू बोली गई कि एक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, जिसका नाम क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ से आया भाई, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समझने के लिए एक वर्ड आता है जो तुमने वेव पढ़ी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की इक्वेशन पढ़ी है, पी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी वी क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, और ये क्या हो गया यहाँ पे एन आर टी, ये क्या हो गया यहाँ पे एन आर टी। तो यहाँ पे जो ये तुमने इक्वेशन पढ़ी है आइडल गैस इक्वेशन की, उसमें जो कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट ही जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। तो सेम इसी की तरह यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू दे दी है कांस्टेंट की जो बदल ना सके। अब आता है यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ मोल। तो इसको भी समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तुम बोल रहे हो कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट तुमने बोली कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट समथिंग इतनी होती है, ठीक है, -24। अब तुम इसको तौल तो सकते नहीं, कोई ऐसा वेट है नहीं जिस पर तुम इसे तौल सको। तो हम इस 1 एटॉमिक यूनिट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए इसके, तो उसके लिए कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, 1/1.6 इंटू 10⁻24, तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, 10⁻23। तो ये हो गया 1 ग्राम में कन्वर्ट। अब ये 1 ग्राम में जो कन्वर्ट करा हमने, ये किसके लिए करा, मान लो हमने हाइड्रोजन के लिए। अब लेट करो कोई कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, सोडियम के लिए। तो सोडियम में भी 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या कहलाएगा, 1 मोल। चलो, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि भाई हम एटॉमिक मास यूनिट को मेज़र नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको ग्राम में चेंज करना पड़ा ताकि हम उसको मेज़र कर सकें। और उसको मेज़र करने के लिए, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ आई जिसका नाम क्या पड़ा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एक कांस्टेंट आया जिसका नाम पड़ा एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर आया, और इसी को मोल कहा गया, ठीक है भाई। मोल कंसेप्ट समझ में आ गया। अब फिर एक फॉर एग्जांपल तुमने बोला 1 दर्जन बनाना कितने होते हैं, तुम बोलोगे 12 बनाना होते हैं, ठीक है। सेम तुम बोलोगे 1 मोल कितना होता है, तुम बोलोगे 6.022 10⁻23। मैंने बोला 1 दर्जन कार कितनी होगी, तुम बोलोगे 12 कार। मैं बोल रहा हूँ 1 मोल सोडियम कितना होगा, तुम बोलोगे 6.022 10⁻23। मैं बोल रहा हूँ 1 मोल हाइड्रोजन कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मोल एक्चुअली क्या चीज़ है, ठीक है। तो मोल का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, कि एएम को हम मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मोल एक तरीके से, जैसे डजन एक क्वांटिटी है, वैसे एक मोल को भी एक फिक्स क्वांटिटी दिया गया है। तो चाहे तुम किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल लिखो, चाहे तुम किसी एटम का 1 मोल लिखो, वो एक्चुअली कितना ही निकल के आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब आता है लुमिनस इंटेंसिटी, कैडला। तो ये क्या होता है कि भाई इन्होंने कहा कि एक कलर की कोई लाइट है, तो एक कलर की लाइट को क्या कहा जाएगा, मोनोक्रोम कहा जाएगा। और वो एक कलर की लाइट जो है कितनी इंटेंसिटी फेंक रही है, कितनी इंटेंसिटी फेंक रही है 183, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो ये कह रहा है कि उसको हम क्या कहेंगे, कैंडला कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कैंडला कहेंगे, कि एक मोनोक्रोम लाइट है जिसका एक कलर है,
और वो इतनी पावर जो है, इतनी इंटेंसिटी जो है इस एक डायरेक्शन में फेंक रही है, जिसको हम दे रखी है वैल्यू 683। तो उसे हम क्या कहेंगे, कैंडला कहेंगे। तो अब सारी वैल्यू समझ में आ गई होंगी। एक बार क्विक रिवाइज करा दे रहा हूँ कि भाई जो लाइट की स्पीड है उसका एक हिस्सा मीटर कहलाएगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या कहलाएगी, किलोग्राम कहलाएगी, सीजियम की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, सेकंड कहलाएगी, जो एक कूलम ऑफ चार्ज एक सेकंड में कितना फ्लो होगा, एम्पियर कहलाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या कहलाएगा, केल्विन कहलाएगा। और अगर किसी एएमयू को हम मेज़र नहीं कर सकते, एटॉमिक मास यूनिट को हम मेज़र नहीं कर सकते, है ना, वो मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो उसे हम मेज़र नहीं कर सकते, उसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या आया, एवोगाड्रो नंबर आया, एवोगाड्रो कांस्टेंट आया। ठीक है, तो चाहे ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हो, चाहे किसी आयन के लिए हो, चाहे किसी मॉलिक्यूल के लिए हो, ये वैल्यू क्या रहेगी, एक रहेगी। और कैंडला क्या होगा, कैंडला होता है एक तरीके से कि कोई बल्ब अगर जल रहा है, ठीक है, तो कितनी इंटेंसिटी, कितनी रोशनी दे पा रहा है, वो क्या हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी होगी। और इसको हमने किसके अकॉर्डिंग बोला कि भाई एक मोनोक्रोम रेडिएशन है, उसकी इतनी फ्रिक्वेंसी और वो इतनी पावर जो है इल्यूमिनेट कर रही है या निकाल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 कैंडला कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। तो ये था अबाउट द एसआई